चलो हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल? हम लोगों को रिवीजन करवाते हैं एक बार। कल हम लोगों ने पढ़ा था वायु परागण और आज हम लोग पढ़ेंगे कीट परागण। कीट परागण में हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। और हम लोगों ने अच्छे तरीके से तो रिवाइज किया ही होगा, जो पिछला पढ़ाया गया था 2 यूनिट में कंप्लीट हुआ। शायद बात हो सकता हो इस क्लास में कंप्लीट हो जाए। कोशिश करेंगे कि चैप्टर थोड़ा लेंथी है या बड़ा है तो ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और आगे बढ़ते हैं। क्या कीट परागण क्या है, इनोमोफिल क्या है, इंटोमोफिल क्या है। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और एक क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से आएगा। अगर आप लोग बार बार रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन आएंगे और आप लोग उसको कर भी ले जाएंगे। आप लोगों का सिलेक्शन भी अच्छा होगा। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। कीट परागण, इंटोमोफिल। कीट परागण, कीटों द्वारा परागण। कीटों द्वारा परागण, कीट परागण से तो समझ में आ रहा होगा, कीटों द्वारा परागण। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूसरा, सर्वाधिक पराग कीटों द्वारा होता है। सर्वाधिक पराग कीटों द्वारा होता है क्या? कीट परागण में मधुमक्खी सबसे अधिक परागण दर्शाती है। मधुमक्खी सबसे अधिक परागण दर्शाती है, यानी मधुमक्खी जो परागण है, कीट परागण में बहुत से कीट आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पर परागण कौन करवाता है, कीट परागण कौन करवाता है? तो वो है मधुमक्खी। मधुमक्खी परागण सबसे अधिक दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ ले विशेष रूप से कौन है जो कीट परागण अधिक करवाता है तो आप लोगों को टिक करना है मधुमक्खी। आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं क्या है इनकी? आकर्षक, पुष्प आकर्षक होते हैं। पुष्प में मकरंद उपस्थित कीटों का भोजन होता है, यानी पुष्प में नेक्टर मकरंद जो कीटों का भोजन होता है उसमें उपस्थित रहता है, इसलिए कीट ज्यादा आकर्षित होते हैं। चिपचिपाते मकरंद या परागकण पोलन कीट युक्त, उनके परागकण चिपचिपाते हुए रहते हैं, चिपचिपे रहते हैं। पोलन कीट में आकर्षक मतलब अट्रैक्शन एवं पारितोषित, अट्रैक्शन एंड पारितोषित रिवार्ड। आकर्षण और सुगंध पाया जाता है आकर्षण के लिए। आगे बढ़ते हैं। यानी समझ में आ गया होगा। कीटों द्वारा परागण सर्वाधिक पराग कीटों द्वारा होता है। कीट परागण में मधुमक्खी सबसे अधिक परागण दर्शाती है। विशेषताएं, आकर्षक, पुष्प में मकरंद नेक्टर उपस्थित मकरंद कीटों का भोजन, चिपचिपाते परागकण या परागकण पोलन कीट युक्त, आकर्षण अट्रैक्शन एंड पारितोषित रिवार्ड। आगे बढ़ते हैं। जल परागण, जल परागण हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली जल द्वारा परागण। उदाहरण बेलिसिनेडेरिया, बेलिसिनेडेरिया जोस्टेरा हाइड्रा, बेलिसिनेरिया जोस्टेरा हाइड्रा, ये है जल परागण। इनमें परागण जल परागण द्वारा होता है। इनकी विशेषताएं क्या है? परागकण पर श्लेष्मीय आवरण उपस्थित, परागकण पर श्लेष्मीय आवरण उपस्थित, परागकण रिबन आकार के होते हैं, परागकण रिबन प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिली यानी जल लिली यानी वाटर लिली, जलकुंभी वाटर हाइसिंथ, इसमें वायु कीट परागण उपस्थित होते हैं। यानी आप लोग जानते हैं वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ ये सब कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं, लेकिन इनमें जल द्वारा परागण नहीं होता है, इनमें वायु या कीट द्वारा परागण ही होता है। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं और ये याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वाटर लिली में और वाटर हाइसिंथ में किस प्रकार का परागण होता है। तो इसमें कीट और वायु द्वारा परागण होता है, जल द्वारा परागण नहीं होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं परागण स्त्री के साथ संकरण। आगे पढ़ते हैं पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, परागण स्टिकेशन संकर्षण। देखते हैं ये क्या कह रही है। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होता है, वर्तिकाग्रियों परागकण के मध्य इंट्रैक्शन होता है, जिसके कारण अन्य जाति के परागकण रिजेक्ट हो जाते हैं। उसी जाति के परागकण की पहचान व जर्मिनेट अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ रासायनिक पदार्थ का योगदान होता है। आप लोग को दोबारा पढ़ाएं तो समझ में आ जाएगा। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं, वर्तिकाग्र एवं परागकण के मध्य इंट्रैक्शन होता है, जिसके कारण अन्य जाति के परागकण रिजेक्ट हो जाते हैं एवं उसी जाति के परागकण की पहचान व जर्मिनेट अंकुरण हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ रासायनिक पदार्थों का योगदान होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। परागकण पर जनन क्षेत्र यानी जन्मपोर से परागनलिका की उत्पत्ति होती है। परागकण पर जनन क्षेत्र जन्मपोर से परागनलिका की उपस्थित होती है। परागनलिका की बीजांड की ओर गति रसायनों से प्रेरित होती है, इसलिए इसे रासायनिक निवर्तन केमिस्ट्रियोफिलिक गति कहते हैं। यहाँ से देखिए, परागकण पर जनन क्षेत्र जन्मपोर से परागनलिका की उत्पत्ति होती है, उपस्थित होती है, उत्पत्ति कुछ भी कह सकते हैं। परागनलिका की बीजांड की ओर गति रसायनों से प्रेरित होती है, इससे इसे रासायनिक निवर्तन केमिस्ट्रियोफिलिक गति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका आप लोगों को क्या क्या होता है ये बता देते हैं। पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है, तो आइए देखते हैं। परागकण की वर्तिकाग्र पर पहचान, परागकण की वर्तिकाग्र पर पहचान। देखिए परागकण की वर्तिका पर पहचान कैसे होती है? परागकण का अंकुरण, परागनलिका की उत्पत्ति पहले होती है, उसके बाद परागनलिका की वृद्धि, वर्तिकाग्र वर्तिका अंडा से इसकी वृद्धि होती है। आप लोग समझ रहे हैं। पहले परागकण का अंकुरण, परागनलिका की उत्पत्ति, उसके बाद परागनलिका की वृद्धि वर्तिकाग्र वर्तिका अंडा से, उसके बाद परागनलिका का बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश, परागनलिका का बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश, परागनलिका का तंतुरूपी समुच्चय भ्रूणकोश प्रवेश। और अब आता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 नर युग्मक परागनलिका द्वारा भ्रूणपोष में स्खलित। दोबारा देखिए, परागकण का अंकुरण, परागनलिका की उपस्थिति या उत्पत्ति जो भी कह लीजिए आप। उसके आगे इसके बाद क्या होता है? इसके बाद परागनलिका की वृद्धि वर्तिकाग्र वर्तिका अंडा से, परागनलिका का बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश, परागनलिका का तंत्र रूपी समुच्चय भ्रूणकोश प्रवेश, 2 नर युग्मक परागनलिका द्वारा भ्रूणकोश में स्खलित। यहाँ देखिए डायग्राम हमने बनाया है। यहाँ देखिए ये परागकण है, उसके बाद ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय है। तो देखिए यहाँ से होते हुए ये आ रहे हैं और ये भ्रूणपोष है, परागनलिका है
इतना क्लियर तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोशिश करेंगे दिखाने की कि आप लोगों को दिखाई दे और आप लोग इसको देख पाएँ। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ऐसे आके यहाँ फ्यूजन हो रहा है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहना चाह रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म पादपों में दोहरा निषेचन पाया जाता है। दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म पादपों में दोहरा निषेचन पाया जाता है। दोहरा निषेचन युग्मक संलयन, गैमेटोफ्यूजन, त्रिसंलयक ट्राइपल फ्यूजन। अब देखते हैं युग्मक संलयन में क्या होता है। एक नर युग्मक का मादा युग्मक अंडाणु से संलयन, यानी एक मेल और एक फीमेल का जब संलयन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो निर्माण को हम लोग द्विगुणित यानी द्विगुणित युग्मनज डाइगोट कहते हैं। जब एक नर और एक मादा के संलयन से संलयन होता है तो उसे हम लोग डबल द्विगुणित कहते हैं। दोहरा निषेचन। त्रिसंलयन क्या है, त्रिसंलयन के बारे में देखते हैं। दूसरे नर युग्मक का केंद्रीय कोशिका से संलयन, निर्माण प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के त्रिगुणित त्रियन कहलाता है। दूसरे नर युग्मक का केंद्रीय कोशिका से संलयन, प्राइमरी निर्माण यानी प्राइमरी इंडोन्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र त्रिगुणित होता है। निषेचन स्थल, निषेचन स्थल क्या होता है। निषेचन स्थल बीजांड में भ्रूणकोश के अंदर एम्ब्रियो सैक, भ्रूणपोष इंडोस्पर्म, भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक, भ्रूणपोष निर्माण। पीईएन, पीईएन का मतलब प्राइमरी इंडोन्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूणपोष ऊतक बनता है। भ्रूणपोष इंडोस्पर्म त्रिगुणित यानी त्रियन होता है। मुख्य कार्य क्या होता है। भ्रूण को पोषण प्रदान करना। भ्रूणपोष के प्रकार केंद्रीय, कोशिकीय, हेलोबियल। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर और हेलोबियल इंडोस्पर्म। केंद्रीय नारियल पानी, कोशिकीय नारियल की गिरी, हेलोबियम केंद्रीय व कोशिकीय दोनों प्रकार का, केंद्रीय व कोशिकीय दोनों प्रकार का। पढ़ेंगे दोबारा। केंद्रीय नारियल यानी न्यूक्लियस इंडोस्पर्म नारियल, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेता है कि कोशिकीय नारियल का कौन सा भाग होता है, तो नारियल का गिरी। हेलोबियल केंद्रीय व कोशिकीय दोनों प्रकार का, केंद्रीय नारियल पानी। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, यहाँ से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूणपोष ऊतक बनता है। भ्रूणपोष इंडोस्पर्म त्रिगुणित त्रियन होता है। मुख्य कार्य भ्रूण को पोषण प्रदान करना। यहाँ पर केंद्रीय यानी न्यूक्लियस इंडोस्पर्म नारियल का पानी, सेलुलर इंडोस्पर्म नारियल की गिरी, हेलोबियल इंडोस्पर्म केंद्रक व कोशिकीय दोनों प्रकार का। आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी भ्रूण, भ्रूण के बारे में पढ़ेंगे। भ्रूण द्विगुणित युग्मनज जाइगोट में समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मनज जाइगोट में समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण एम्ब्रियो द्विगुणित एवं बहुकोशिकीय होता है। भ्रूण का विकास का क्रम, आप लोगों को भ्रूण के विकास का क्रम बताते हैं। देखो, पहले आता है जाइगोट, एक हम लिया 2n, उसके बाद कैसे विकास हो रहा है, फिर उसमें हम लोग समसूत्री विभाजन, माइटोटिस, माइटोटिस से 2n से 4n यानी प्रो एम्ब्रियो बना। उसके बाद पूरा गोलाकार भ्रूण, ग्लोब्युलर एम्ब्रियो। इसके बाद हृदयाकार भ्रूण, हार्ट शेप का हमारा भ्रूण बना। इसके बाद परिपक्व भ्रूण, मैच्योर एम्ब्रियो। यहाँ देख सकते हैं कितने स्टेप में पूरा हो रहा है, 4 से 5 स्टेप में पूरा हो रहा है। पहले जाइगोट बनेगा, फिर प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबल एम्ब्रियो बनेगा, हार्ट शेप बनेगा, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो। यहाँ तक का पूरा सफर 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके बनते जाएगा। आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, द्विबीज भ्रूण की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 बीजपत्र, एक भ्रूणीय अक्ष पाई जाती है। भ्रूणीय अक्ष मध्य में स्थित, भ्रूणीय अक्ष का निचला शीर्ष मूलांकुर, भ्रूणीय अक्ष का ऊपरी सिरा प्रांकुल यानी प्लूम्यूल, ऊपरी निचला सिरा रेडिकल, ऊपरी सिरा प्लूम्यूल। बीजांड के ऊपर का भाग बीजांडोपरित यानी इपिकॉट। बीजांड के जुड़ाव से निचला भाग बीजांड पत्रकार हाइपोकाइटिल। यहाँ देख सकते हैं ऊपर का भाग क्या है, इपिडाइकॉट। यहाँ ऊपर का भाग प्रांकुल। एक बीज का भाग कैसे होता है, हमने बताया बीज पत्र में 2 बीज पत्र हैं, एक भ्रूणीय अक्ष पाई जाती है। भ्रूणीय अक्ष मध्य में स्थित, भ्रूणीय अक्ष का निचला शीर्ष मूलांकुर रेडिकल, भ्रूणीय अक्ष का ऊपरी शीर्ष प्रेम्यूल। बीज पत्र के ऊपर का भाग बीज पत्रोई इपिकॉट। बीज पत्र के जुड़ाव से निचला भाग बीज पात्रधार। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विबीजपत्री पढ़ चुके हैं, अब द्विपत्री भ्रूण की संरचना पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक बीजपत्री भ्रूण संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो। इसमें क्या होता है, एक बीजपत्री भ्रूण में एक बीजपत्र एवं एक भ्रूणीय अक्ष होती है। एक बीजपत्री भ्रूण का बीजपत्र ढालनुमा होता है, इसे स्क्रोटम कहते हैं। भ्रूणीय अक्ष पार्श्व में स्थित, प्रांकुर एवं प्रांकुचोल दोनों उपस्थित, मूलांकुर एवं मूलांकुलचोल दोनों उपस्थित। यानी मोनोकॉट में क्या होता है, मोनोकॉट में एक बीजपत्री भ्रूण का बीज ढालनुमा होता है, उसमें स्क्रोटम पाया जाता है, स्क्रोटम कहते हैं, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। भ्रूणीय अक्ष पार्श्व में स्थित, प्रांकुर एवं प्रांकुचोल दोनों उपस्थित, मूलांकुर एवं मूलांकुलचोल दोनों उपस्थित। यहाँ देखिए हम बनाए हुए हैं, यहाँ ऊपर वाला भाग एलुरोर परत, इसके अंदर होता है भ्रूणपोष, इंडोस्पर्म। यहाँ ये वाला जो है देख रहे हैं, इसको कहते हैं प्रांकुचोल। बीज का ध्रुवीय अक्ष, नीचे वाला मूलांकुर,
उसके नीचे वाला मूलांकुचोल, यहाँ सब बता दिए। एक बीजपत्री भ्रूण में एक बीजपत्री एवं एक भ्रूणीय अक्ष होती है। एक बीजपत्री भ्रूण का बीजांड ढालनुमा होता है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। भ्रूणीय अक्ष पार्श्व में स्थित प्रांकुर एवं प्रांकुरचोर दोनों उपस्थित, मूलांकुर एवं मूलांकुरचोर दोनों उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सीड के बारे में, सीड यानी बीज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का बीजांड में बीज का विकास होता है। बीजांड में किसका विकास होता है? बीज का। यहाँ से भी पूछ लेता है बीज का विकास कहाँ से होता है, तो आप लोगों को याद करना है बीजांड में होता है बीज का विकास। बीज में भ्रूण, भ्रूणीय अक्ष एवं बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र के आधार पर एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट सीड, द्विबीजपत्री डाइकॉट सीड। तो यहाँ से देख सकते हैं बीजांड से बीज का विकास होता है। बीजांड में उपस्थित बीज में भ्रूण, भ्रूणीय अक्ष एवं बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र के आधार पर एक बीजपत्री मोनोकॉट सीड, द्विबीजपत्री डाइकॉट सीड। आइए इसके लक्षण, एक द्विबीजपत्री के लक्षण जान लेते हैं। तो पहला है लक्षण। लक्षण क्या है? बीजपत्र, द्विबीजपत्री डाइकॉट सीड, एक बीजपत्री मोनोकॉट सीड। यहाँ से पढ़ेंगे एक बीजपत्री डाइकॉट में 2 और मोनोकॉट में 1। भ्रूणपोष, इंडोस्पर्म अनुपस्थित, अभ्रूणपोष बीज और एक बीजपत्री में भ्रूणपोष उपस्थित। स्क्रोटम द्विबीजपत्री में अनुपस्थित, एक बीजपत्री में उपस्थित। प्रांकुचोल व मूलांकुचोल द्विबीजपत्री में अनुपस्थित और एक बीजपत्री में उपस्थित। उदाहरण मटर, सोयाबीन, दालें द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। दोबारा पढ़ते हैं। देखिए लक्षण, बीजपत्र द्विबीजपत्री में 2 होते हैं और एक बीजपत्री में 1 होते हैं। भ्रूणपोष द्विबीजपत्री में अनुपस्थित और एक बीजपत्री में उपस्थित। स्क्रोटम द्विबीजपत्री में अनुपस्थित, एक बीजपत्री में उपस्थित। प्रांकुचोल व मूलांकुचोल द्विबीजपत्री में अनुपस्थित, एक बीजपत्री में उपस्थित। उदाहरण मटर, सोयाबीन, दालें द्विबीजपत्री के उदाहरण है। एक बीजपत्री के अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये इसके उदाहरण है। अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणपोष बीज, भ्रूणपोषी बीज, इंडोस्पर्मिक सीड, अभ्रूणपोषी बीज।